Order. And I repeat, it is by myself, Justice Munib Akhtar, Muhammad Ali Mazhar, Aisha Malik, Atar Minallah, Saeed Hassan Ali Rizvi, Shahid Waheed, and Irfan Sadat Khan. For detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or explanation or otherwise, these appeals are decided in the following terms. Number one, the impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside to the extent it is or may be inconsistent. The fuck is this shit? Get your ass down here. Guess who's back? 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 ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। बैक अगेन। वैसे अगेन क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है। एक, जब आप पूरी तरह तासुर बना के बैठे थे कि पीटीआई के पास सिग्नल नहीं है, पीटीआई के लोग कैंपेन नहीं कर पा रहे, हत्ता कि उनके कैंप्स भी नहीं थे पोलिंग स्टेशंस के बाहर, लेकिन फिर भी आवाम ने कहा आपको नो। खैर उसके बाद आपने जो किया वो किया, फॉर्म 45 वगैरह वगैरह, और मैंने इलेक्शंस के रिजल्ट्स वाली वीडियो में भी बोला था ये कि आपने अब जो करना है कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर होता आया जो होना था, बल्ले के निशान से लेकर रिजर्व सीट तक। और अब क्या हुआ? एक और नो आ गया। फैसला बड़ा सिंपल है। 11 जजेस ने कहा इंटरप्रिटेशन गलत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 11 में से 8 ने कहा कि जब इंटरप्रिटेशन गलत है तो जाहिर है उसकी बिना पे जो भी इकदाम लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो सारे ही गलत हैं, जिसमें सर फहरिस्त ये था कि पीटीआई को एज अ पार्टी कंसीडर नहीं किया गया था। और अब क्योंकि पीटीआई के कुछ उम्मीदवार मौजूद हैं असेंबली में जिनके हलफनामे अभी भी पीटीआई के नाम से हैं, तो वो अब पीटीआई तस्वर होंगे। और जब वो पीटीआई तस्वर होंगे तो जाहिर है जो पीटीआई के नाम से जीत के आए हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, उनको वक्त दिया जाएगा कि वो भी वापस अपनी पीटीआई में शामिल हो जाएं, और फिर प्रोसेस एज यूजुअल। और फिर जितने भी पीटीआई के लोग टोटल होंगे असेंबली में, उस हिसाब से रिजर्व सीट्स पीटीआई को दी जाएंगी। और जिन 5 जजेस ने इख्तिलाफ किया है इस जजमेंट से, वो भी एक पेज पे नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस काजी फायजीसा, इनकी एक जजमेंट है जो कहती है कि पीटीआई पार्टी तो है, लेकिन रिजर्व सीट्स देना ना देना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाता है कि वो जैसे चाहे फैसला कर ले। फिर 2 जजेस ऐसे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। इनका कहना है कि अब तक इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया है वो सही किया है। और जो एक रह जाते हैं यानी जस्टिस याया आफरीदी, उनका मानना है कि पीटीआई की जो सीट्स हैं, यानी जो इस वक्त 39 समथिंग है, वो ऐसे एमएनएस जिन्होंने अपने हलफनामे पीटीआई के हिसाब से दिए हैं, वो पीटीआई का हिस्सा है और पीटीआई को उसकी रिजर्व सीट्स दे देनी चाहिए। और चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी ही नहीं है, पार्टी के हिसाब से लड़ी ही नहीं है, उनके कोई हलफनामे नहीं है, तो इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स नहीं जा सकती। लेकिन 8 जजेस ने मेजॉरिटी फैसला दिया है ये, और सीरियस क्रेडिट गोज टू जस्टिस अतर मिनल्ला। ही वॉज द ओनली वन जो सुनवाई के पहले दिन से ये ही डिमांड कर रहे थे कि भाई ये सीट्स पीटीआई की जीती हुई हैं और पीटीआई को ही मिलनी चाहिए। और अब आ गए भाड़े के लोग, वो तारड़ साहब, आजम नदी तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब या शजील मेमन साहब। इन सब की अब कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं कि मकबूलियत पे फैसला आया है कि ये आइन पे नहीं आया है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि पीटीआई मकबूल है, तो जब पीटीआई मकबूल है तो आप कैसे जीत गए? सवाल ये है। कुछ लोग आ गए कि ये किसी डील का नतीजा है, ये किसी डील के तहत हुआ है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के बीच में। अजीब व गरीब किस्म की कॉन्स्पिरेसीज ढूंढ के आएंगे कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की फेस सेविंग हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे चौधरी इफ्तिकार साहब ने मुशर्रफ को बोला था नो, जैसे अवाम ने 8 फरवरी को बोला नो, इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने भी कहा नो, जिनमें से 4 तो कन्फर्म्ड अगले चीफ जस्टिस हैं।
बाकी ये कॉन्स्पिरसीज वाले आर्ग्यूमेंट ऐसे है। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। तो कुछ ये लोग भी हैं जो हर वक्त माउथ पीस बने फिरते हैं। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। रावी चैन ही चैन लिख रहे हैं। दोबारा ओहदे ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, तो उन चीजों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात और तोड़ फोड़ का वो शिकार हो जाएगी। इस फैसला आने के बाद अब आपको एक फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा इन आने वाले 15-16 दिनों के अंदर। बहुत शुक्रिया जो है साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात शुरू हो गई हैं और अब फॉरवर्ड ब्लॉक और झगड़े और फसादात शुरू होंगे। लैंग्वेज में भी फर्क नहीं है ना, जो बस लिख के दिया है वो पढ़ना है। और इनको कोई बताए कि भाईजान जिस शख्स की बिना पे आप तर्जुमानी करने आए हो वो इस गेम में अब वो उनके पे स्केल से बहुत ऊपर है ये गेम। मतलब क्या बातें कर रहे हैं यार। जिस पार्टी पे इतना क्रैकडाउन हुआ है, जिस पार्टी के लोगों के साथ आपने क्या नहीं किया है, अब वो पीटीआई से दगा करेंगे जीत के आने के बाद और फिर बाद में सियासत भी करेंगे। अफसोस होता है कभी कभी ऐसे लोगों पे जो किसी की ख्वाहिश पे बैठ के तबसरे करते हैं। एक और आर्गूमेंट चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टॉक मार्केट नीचे आ गई है, मतलब इन्वेस्टर्स डर रहे हैं। भाई मेरे, इन्वेस्टमेंट उस चिड़िया का नाम होता है जो डाली हिलने से उड़ जाती है। और जाहिर है जब सवाल ये उभरता है कि अब क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट की चिड़िया ने तो उड़ जाना है, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि ये जो फैसला आया है आज, ये इस सिस्टम को हिला के रख देने वाला है। और अब ये सिस्टम हिलेगा भी और गिरेगा भी। आप लिख लो, पीटीआई रिजल्ट्स के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। हुकूमती पार्टी नून लीग से भी ज़्यादा सीट्स होंगी। सेनेट के इलेक्शंस जो जल्दबाजी में करवाए थे वो कलअदम होंगे। और अगर सेनेट इलेक्शंस नहीं भी कलअदम होते तब भी पीटीआई सेनेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी केपीके की सीटों के बाद। और अगर सेनेट इलेक्शंस दोबारा हुए तो ये ऐन मुमकिन है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपनी कुर्सी भी नहीं बचा सकेंगे। सदर के इलेक्शंस में भी उन मेंबर्स ने वोट किया था जो चोरी की सीट्स पे बैठे हुए थे। मेरे नज़दीक तो सदर के इलेक्शंस भी रिवर्स होने चाहिए, भले जरदारी साहब दोबारा ही जीत जाएं। जब बेसिस ही कलअदम हो गया है तो उसकी बिना पे जो भी फैसले हुए हैं वो सारे कलअदम होने चाहिए। अगर फैक्ट्स को तस्लीम नहीं करती ये सरकार, जो महसूस भी हो रहा है, जैसे राना सना ने कहा कि इसका रिव्यू होना चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के बयानात आ रहे हैं ज़राए की तरफ से, ये चला रहे हैं न्यूज़ चैनल्स वाले कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की है, और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई को रिज़र्व सीट्स देने वाली मंतक क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ब्यूरोक्रेट है, आगे से 11 जजेज हैं जिनकी ये राय है। यही तो बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का दिमाग इतना ज़्यादा होता कि उनको ये मंतक समझ आती तो उनके काम ये नहीं होते जो अभी तक है। क्या छोड़े, और फैसला ना मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये क्लियर बोला है कि अगर फैसला कोई ना माने या मानने में कोई मसला करे तो वी ऑल जजेस आर अवेलेबल इवन इन आवर चैम्बर्स। मतलब कि एप्लीकेशन मत दो, बस चैम्बर में आके बता दो, हम खुद ही अमल दरामद करा लेंगे। अब आप क्या लड़ाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ? फिर तो मार्शल लॉ ही लगा दो। अरे हाँ, वो तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि ना नेशनल सपोर्ट है और ना इंटरनेशनल। अब हमें अज़रबैजान मिला है मुल्क इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब हद होती है। क्लियर है कि आपका सिस्टम सस्टेन नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं से भी कोई भी इंडोर्समेंट नहीं मिल रही, चाहे सऊदी हो, दुबई हो, चाइना हो, यूएसए हो, रशिया हो, पूरी दुनिया से मिल लिया है शहबाज भाई ने। बात सीधी है, इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं। आप चाइना की तरफ झुकाव दिखा के अमेरिका को तड़ियाँ या ब्लैकमेल करने की कोशिश तो कर रहे हो कि शायद वो मजबूरी में आपके ऊपर कोई नज़र करम कर ले, लेकिन वो कहानी भी नहीं चल रही, क्योंकि वाज़ह है कि अमेरिकन खुद परेशान हैं इस वक्त। अब तो बाज़ाब्ता तौर बाइडन से अपने ही डेमोक्रेट्स ने डिमांड कर दी है, या डिमांड करना शुरू कर दी है कि तुम भाई विड्रॉ कर लो वरना ट्रंप से हार जाओगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर बाइडन इस सूरत में ट्रंप से इलेक्शन में लड़ा तो ज़ाहिर है ट्रंप नहीं जीतना है। मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त अगर डेमोक्रेट्स अपना कैंडिडेट चेंज भी कर दें तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा,
ट्रंप फिर भी जीत जाएगा, क्योंकि अमेरिकी अवाम पाकिस्तानी अवाम नहीं है। वो इतने शॉर्ट टाइम में किसी न्यू शक्ल पे कभी ट्रस्ट नहीं करते। तो इंटरनेशनली तो आप वीकेस्ट हो इस वक्त, क्योंकि अब तो अमेरिकन कांग्रेस हो या यूएन, दोनों आपके फरवरी 8 वाले सिस्टम पे इनडायरेक्टली सवाल उठा चुके हैं। और नेशनली क्या सपोर्ट है आपके पास? नेशनली आपकी वीकनेस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि पहले कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, बाकायदा बताया कि KPK में और बलूचिस्तान में होगा, कोर कमांडर का एलामिया भी आ गया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम क्रॉस बॉर्डर अटैक्स भी कर सकते हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान में। फिर रिएक्शन देख के बोला कि चले APC बुला लेते हैं, फिर APC भी गुम हो गई। और अब वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब पूरी तरह यू टर्न लेके कहते हैं कि ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई थी, मीडिया को ये गलत रिपोर्ट हुआ है, ये तो IBOs हैं, और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बात हुई थी उस मीटिंग में और कोई मखसूस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं हो रहा। देखिए, कुछ मोटी मोटी पॉइंट्स होती हैं जिनको आप नहीं हिला सकते। मैंने एक बहुत पहले वीडियो की थी जिसमें मैंने पाकिस्तान के लोकस या सेंटर ऑफ पावर क्या है उस पर बहस की थी। सेंटर ऑफ पावर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मेरे नज़दीक सेंटर ऑफ पावर हमेशा से GT रोड ही है और उस पर रहने वाली आवाम। जब रिएक्शन वहाँ से आता है तो इंतहाई करप्शन वाली जो कैंपेन के बावजूद भी नवाज शरीफ वापस आ जाता है, और बेइंतहा क्रैकडाउन के बाद भी PTI ख़त्म नहीं होती। बिकॉज लोकस ऑफ पावर यानी कि सेंटर ऑफ पावर से आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि पावर आप भी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट भी वहीं से ड्रॉ करती है। तो आप सोचें कि जब ऐसे फैसले आएंगे तो मोराल कहाँ पहुँचेगा और उसका सिग्नल क्या जाएगा। हम अदालतों में भी होंगे, हम सड़कों पर भी होंगे, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, बहुत हो गया। जो 8 फरवरी को डाका डाला गया अवाम के वोट पर, अवाम की राय पर, उस डाके को हमने बेनकाब किया है, हम करते रहेंगे, हम अपने अवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। आज एक पहला बड़ा कदम है। अब जो जजेस हल्का फुल्का डर रहे थे या एहतियात कर रहे थे, उनका डर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनको अब ये अंदाज़ा हो जाएगा कि काजी फायद ईसा साहब का प्लान फेल हो चुका है। अब वो रिटायर हो जाएंगे अक्टूबर में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ख्वाब थे वो भी गए तेल लेने। मतलब जजेस को मैनेज करने का प्रोग्राम भी बढ़ गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब लीड करेंगे अक्टूबर के बाद, और उसके बाद 3 चीफ जस्टिस ऐसे हैं जो इसी जजमेंट का हिस्सा है, विच मीन्स इट इज़ क्लियर सिग्नल कि अब दबा के अपनी मर्जी से फैसले दो। अब ट्रिब्यूनल्स में से फॉर्म 45 की कहानी खुलेगी, क्योंकि अगर आपने रोकने की कोशिश की तो जजेस फिर रिएक्ट करेंगे, और इस बार काजी फायद ईसा साहब हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मोराल भी तो इस जजमेंट के बाद उतना ही है जितना शायद PDM वालों का है। अगर कोई कहे कि ये सिग्नल नहीं जाएगा तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स देखे थे आपने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, लेकिन जब उनको ये महसूस हुआ कि मेजॉरिटी कहीं और जा रही है तो वो भी मेजॉरिटी के साथ जुड़ गए। ऐसा ही होता है, क्योंकि नेचर के कुछ लॉज हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते। अब सनम जावेद की भी रिहाई हो गई है, आलिया हमज़ा की भी हो जाएगी, यास्मीन राशिद साहिबा की भी हो जाएगी। और अगर सरकार रिहा ना भी करे तो कितना रखेंगे अंदर, क्योंकि अब तो MNAs बनने जा रहे हैं ये तीनों खवातीन रिजर्व सीट्स पे। इकनॉमी नॉट इन कंट्रोल इस वक्त ड्यू टू रॉन्ग प्रेफरेंसेस। ज़रूरी फैसले भी आवाम को बोझ लगते हैं, क्योंकि आवाम की कोई से ही नहीं उन फैसलों में। और आप एग्रीकल्चर टैक्स की अब बातें कर रहे हो, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग आपके इस सिस्टम को सपोर्ट किए हुए हैं। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो इस सिस्टम को, ज़ाहिर है हर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ख़ास करके जो नहीं। जब उनको नज़र आएगा कि ना सिस्टम चल रहा है और कोर्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को उखाड़ रही हैं, तो फिर उधर से रेजिस्टेंस ना आना ये तो एक खाम ख्याली हो गई। और उस मोमेंट पे जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ जहाँ GT रोड की पल्स आपसे संभाली नहीं जा रही, उस मोमेंट पे मिलिट्री ट्रायल्स करेंगे और GT रोड के रिहायशियों को आप कोर्ट मार्शल करेंगे। हम देखेंगे ये कैसे हो पाता है। अब सिर्फ नज़र रखनी है 2 चीज़ों पे, एक दूर की नज़र, एक करीब की। दूर की नज़र हमारी होनी चाहिए कि री इलेक्शंस कब होंगे।
मुझे पता है कि बेशतर लालच दी जाएंगी पीटीआई को कि चले ऐसा कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की डिमांड कर लें और पीपल्स पार्टी के साथ या पीपल्स पार्टी के वोट से आपकी गवर्नमेंट बनवा लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आएगा कि चले नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर लेते हैं सिर्फ और वहाँ इलेक्शन करवा लेते हैं। लेकिन आई बिलीव ये दोनों पॉइंट्स फेल होंगी, क्योंकि क्या पड़ी है इमरान खान साहब को कि इतने मकबूल हो के वो ये डील्स करें, इतने मकबूल कि हुकूमती वजीर कह रहे हैं कि 368 अमेरिकन कांग्रेस को इन्फ्लुएंस किया है और 13 में से 11 जजेस को इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो फिर इतनी मकबूलियत में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बात करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए हमने नज़र रखनी है कि री इलेक्शंस कब हो रहे हैं। ये तो अभी होने वाले इवेंट्स बताएंगे कि एग्जैक्टली कब हो रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा दारोमदार दूसरी नज़र पे होगा जो हमने करीब की नज़र रखी हुई है। हमने देखना है कि कितना जल्दी किसी को रिटायर किया जा रहा है और किसी को तबादला या किसी का तबादला किया जा रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स के लिए तो मेरी सजेशन है कि वो खुद इस्तीफ़ा दे के भाग जाएं इस मुल्क से। ये बात मैं खुल के नहीं करूँगा, बट दिस डिसीजन विल क्रिएट रिफ्ट अमंग द कबाल। कबाल का मतलब आप गूगल कर लें और तशबीह कर लें कि वो पाकिस्तान में कौन हो सकते हैं। ये डिसीजन इस कबाल में ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करेगा। ट्रस्ट इश्यूज़ कौन से? ट्रस्ट इश्यूज़ ऐसे कि वो होता है ना कि एक दूसरे के ऊपर शक होता है कि यार ये मेरे खिलाफ चला जा रहा है या मेरे ये खिलाफ कोई काम कर रहा है, और जब वहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ उठेंगे तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा?